नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई झगड़ा अब नहीं है। आज मीडिया से मिलते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। शिंदे ने कहा कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लाड़की बहनों का लाड़का भाई हूं और रोने वालों से मैं नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने हमेशा साथ दिया है। महायुति के कौन लीडर है? एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी भी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होगा आगे देखिए। अब मुझे पता है क्या, मैं कोई भविष्य वाला तो ही नहीं, आप ही देखिए क्या क्या होगा। आइए सीधे चलते अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास। जी जितेंद्र, क्या माना जाए, अब कब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा? देखिए, अब जो है एकनाथ शिंदे के दावा वापस लेने के बाद अब गेंद बीजेपी के पाले में है। एक मसला तो हल हो गया कि जो महायुति के भीतर गतिरोध चल रहा था तो वो खत्म हो चुका है। अब बीजेपी को तय करना है कि आखिर उनकी ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो फ्रंट रनर जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही है, उन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो सबसे बड़े रणनीतिकार रहे हैं बीजेपी के। इसके अलावा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं। और जो बाकी के दोनों घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ में अच्छा रहता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनके पास आरएसएस की भी बैकिंग है, आरएसएस ने उनका खुलकर समर्थन किया है। तो ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, ये उनके स्ट्रेंथ हैं, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है जैसी आशंका कुछ लोग जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के पैटर्न पर किसी लो प्रोफाइल नेता को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर कोई और नाम आ सकता है। और कुछ ऐसे नामों की चर्चा भी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल्स में हो रही है। आशीष शेलार का नाम चल रहा है, विनोद तावड़े का नाम चल रहा है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम चल रहा है, चंद्रशेखर बावनकुले, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि चर्चा में है। चलिए इंतजार करते हैं कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस मामले के लिए। और अब झारखंड का रुख कर लेते हैं। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को शाम 4 बजे यानी कल होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर है। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों को आमंत्रित भी किया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले सभी अतिथि को राजकीय अतिथि घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इसके संबंधित आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि नई सरकार में इंडिया ब्लॉक के सभी घटकों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। हेमंत के साथ 11 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। जेएमएम के मंत्रिमंडल में खुद होंगे और हेमंत के अलावा 6 मंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। राजद को 1 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज नांगलोई जाट में 2 परिवारों से मिलने पहुंचे। यहां कुछ दिन पहले फिरौती की मांग को लेकर एक दुकान के बाहर फायरिंग की गई थी। वहीं नांगलोई के एक अन्य परिवार से फोन पर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है। गली मोहल्लों में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं।
आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है। खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फ़ोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहाँ पे नांगलोई जाट में यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पदयात्रा भी कर रहे हैं। आज वे द्वारका इलाके में पहुंचे और लोगों से संवाद किया। अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा का ये दूसरा चरण है जो कल राजौरी गार्डन से शुरू हुआ। दिसंबर तक पूरी दिल्ली में उनकी पदयात्रा होगी। और जानकारी, वक्फ मामले में बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने पर बीजेपी भी सहमत हो गई है। इससे पहले आज जेपीसी की बैठक में ज़बरदस्त हंगामे की बात सामने आई। विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार किया था। जेपीसी के चेयरपर्सन को परसों तक रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था, लेकिन अब बीजेपी के रुख से लग रहा है कि इसे एक्सटेंशन मिल गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक दलित युवक को सरेआम पीट कर मारा गया। बोरवेल के पानी को लेकर इतना झगड़ा हुआ कि युवक की मौत हो गई। वारदात सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव की है। मामले में गांव के सरपंच समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में सरपंच पदम धाकड़ भाई, बेटा जसवंत धाकड़ और दाखा भाई मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सरपंच और मृतक युवक के मामा के बीच रास्ते और बोरवेल को लेकर झगड़ा हुआ था। इसे अब सिर्फ जाति नहीं लेकिन आपसी जो रंजिश हो जाती है एक तरह की, उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, हम ग्राउंड जीरो पर हैं और जिस तरह से दलित युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, उस मामले के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिए कि पूरा घटनाक्रम शुरू से विवाद कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, किसने किसको मारा? सर वो 4-5 बजे का टाइम था, तो वो लड़का देरार से यहाँ पे अपने माई और मामा के पास आ जाता। तो मामा मामी यहीं रहते हैं? हाँ, माई और मामा के पास आ जाता। तो वो दारू पिया था थोड़ा, तो उसने यहाँ पे पानी पीने के लिए आया होगा, तो वो नल धोखे से टूट गया। वो नल टूट गया तो ये भैया थे धाकड़, तो इनमें गाली गलौच हो रही। पहले हम यहीं पे खड़े थे, तो गाली गलौच हुई। फिर धाकड़ ने उसके भैया ने फोन लगा दिया, तो उनके 2 जने और आ गए थे। फिर उनमें लठियाँ होने लगी, लाठीबाजी होने लगी। तो लाठी इतनी लाठी चली कि वो मारसुंदा गया। और वहाँ पे सबूत भी डला है, लाठी डली है और पेप वगैरह जो भी है उनसे मारा है, वो सब डला है वहाँ पे। यहीं मर गया था? हाँ, यहीं मर गया था वो। अस्पताल उसको ले जाया? हाँ, फिर उसको इसमें इस शटर है ना, इसमें बंद करके मारा था। ये शटर में इसमें हाँ, ये जो शटर है ना सामने, उसमें बंद करके उसको मारा गया। फिर उसको आध घंटा बाद निकाला तो वो वहाँ पे पानी पीकर वो मर गया। कोई बचाने नहीं आया आप लोग? कोई बचाने नहीं आया सर, मैं अकेला, 2 जने थे हम। तो पहले तो मैंने बचा लिया उसे, तब फिर कोई आया नहीं था। फिर वो उसमें लठियाँ ही देने लगे। फिर वो 10-5 मिनट बाद पानी पी के खत्म हो गया। तो ये जो घटनाक्रम है वो आपने सुना, और इस तरह के जो भी सत्य इस मामले से जुड़े हुए हैं वो समय समय पर एनडीटीवी आपको ग्राउंड जीरो से उपलब्ध कराता रहेगा। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। उदयपुर राजघराने का विवाद एक तरह से सुलझ गया है। राज तिलक के बाद आज विश्वराज सिंह मेवाड़ में धूनी माता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन करने को बनी सहमति के तहत 5 लोगों के साथ जाने पर सहमति बनी थी। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फार्मा यूनिट में गैस लीक होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 20 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। यहां पर एक केमिकल का रिसाव हो गया था और उसके बाद परिस्थिति बनी। 2 लोग हालांकि वेंटिलेटर पर भी बताए गए हैं, लेकिन हाल के दिनों में इस इलाके में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं।
बेंगलुरु को आईटी और नौजवानों का शहर मानते हैं। यहाँ के इंदिरा नगर इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें सब हैरान हैं। एक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी दोस्त की हत्या की और 2 दिन शव के साथ आराम से बैठा रहा। 19 साल की माया का गला घोटने के लिए उसने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से रस्सी मंगवाई और चाकू अपने साथ लेकर गया। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 23 नवंबर को वो आखिरी बार देखी गई। उस दिन माया गगोई अपने दोस्त आरव के साथ पूर्वी बेंगलुरु के एक पेइंग गेस्ट अपार्टमेंट में साथ जाती हुई नजर आती है। इसके 3 दिन बाद 26 नवंबर को मिली उसकी लाश उसके ही कमरे में। शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे। खासकर उसके सीने पर किए गए वार इतने गंभीर थे कि उसकी मौत हो गई। मल्टीपल स्टाफ इंजरीज आಗಿದೆ। कमरे से मिले दस्तावेजों से पता चला कि मृतका का नाम माया गोगोई है और वह 19 साल की थी। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। सबसे घातक चोट उसके सीने पर चाकू से वार के थे। उसके सिर और बाकी शरीर पर भी चोट के निशान थे। हमारी जांच में पता चला है कि मुख्य संदिग्ध आरव है, जो केरल का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि माया और आरव दोनों ही काउंसलिंग प्रोफेशन में थे और एक समय एक ही कंपनी में काम करते थे। उनकी दोस्ती के बारे में माया के परिवार, खासकर उसकी बड़ी बहन को जानकारी थी, जिसके साथ माया रहती थी। पुलिस का मानना है कि हत्या 23 या 24 नवंबर को की गई। आरव इसके बाद 2 दिन तक माया के शव के साथ उसी कमरे में रहा। आरव ने एक ऑनलाइन पोर्टल से नायलॉन की रस्सी मंगवाई थी, जिसकी डिलीवरी उसी पेइंग गेस्ट रूम में हुई। छुरी वो पहले से अपने साथ लेकर आया था। हमने पाया कि आरोपी आरव के पास पहले से एक चाकू था और उसने ऑनलाइन 2 मीटर लंबी नायलॉन की रस्सी ऑर्डर की थी। रस्सी की डिलीवरी रूम में हुई थी, जिसका कवर भी हमें वहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि उसने इस हत्या की पूरी योजना बनाई थी। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। हत्या का आरोप आरव पर है। घटनास्थल से जो सबूत मिले हैं वो भी आरव की तरफ ही इशारा करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरव ने माया की हत्या क्यों की। पुलिस का कहना है कि आरव की गिरफ्तारी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन एक सवाल इसके साथ और उठ रहे हैं कि कहीं आरव किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं था, क्योंकि कोई सामान्य शख्स किसी की हत्या करने के बाद 2 दिनों तक उस शव के साथ नहीं रह सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के वलसाड में सीरियल किलर का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ मोतीवाड़ा इलाके में रेप मर्डर केस में पुलिस ने 10 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के रहने वाला आरोपी राहुल सिंह जाट से हुई पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। मोतीवाड़ा में हुए रेप मर्डर केस की जांच के दौरान ये गिरफ्तारी हुई और केस के बाद आरोपी ने 3 और लोगों की महिलाओं की हत्या की है। आरोपी पिछले 25 दिन में 5 हत्याएं कर चुका है। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने ट्रेन में रेप मर्डर की बात कबूली है। सीरियल किलिंग की इस बड़े मामले में वलसाड पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। जो सीरियल किलर है राहुल जाट को रिक्रिएशन के लिए वारदात की जगह पर ले जाया गया था। तफ्तीश में लगी टीम इसके बारे में और जानकारियां जुटा रही है। दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को आगाह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत घरेलू क्रूरता का आरोप लगाने वाली पत्नी के कहने पर दर्ज आपराधिक मामलों पर अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए।
ताज नगरी आगरा में मेट्रो लाइन की खुदाई जाने बवाल बन गई है। घनी आबादी क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड खुदाई के चलते सैकड़ों मकान एक तरह से उस पर क्रैक आ गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सैकड़ों मकानों में दरारें हैं, जिसके चलते करीब 9,000 की आबादी दहशत के साए में जी रही है। फर्श चटक गए हैं, छतों में दरारें आ गई हैं। मोती कटरा के तकरीबन 1,000 मकानों का यही हाल है। इस इलाके में आजकल अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन के लिए खुदाई का काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये उसी वजह से हुआ है। जब से इन लोगों की मशीन नीचे से निकल रही है, वाइब्रेशन के कारण मकान इतने फट चुके हैं कि यहाँ पे रहना दूभर हो रहा है। अब ये बाहर से तो ठीक कर दिया, अंदर से कोई वो ही नहीं है। रात को रह गई थी। हम लोग वो दुष्यंत कुमार है, उन्होंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ रिस्क है, मत रहो। तो हम चले गए, उसी दिन रात को गिर गई है। मेरे पूरे अंदर मकान में पूरी चट्टान आ गई है, फर्शों में पूरी चट्टान आ गई है। मैं कहता हूँ तो ये मिस्त्रियों से कुछ कहते हैं, मैं मिस्त्री से कहता हूँ तो मिस्त्री कुछ और कहता है। ना तो ये सुनवाई कर रहे हैं और ना ये मान लगाना चाहते हैं। ये थोड़ी सी काट के नहीं लीपा पोती करना चाहते हैं बस। दीवारें सबरी चटक गई हैं, खाली थूक से चिपका दी है। और अभी मैंने 6 महीने और 6 साल पहले कमरा बनवाया था, वो सबने टाइल्स चटक गए, करीब 22 टाइल्स चटक गए। लोगों को इन घरों में रहने से डर लग रहा है और कुछ लोगों ने तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी शरण ले ली है। लेकिन मेट्रो से जुड़े अफसरों का कहना है कि उनके कामकाज में कोई कमी नहीं है। जो अंडरग्राउंड सेक्शन का काम चल रहा है आगरा मेट्रो का, मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि पूरी तरह सुरक्षित है। और हमने लखनऊ में, कानपुर में इस तरह की टीवी मशीन का इस्तेमाल किया। बहुत सेंसिटिव इलाकों से नीचे गुजरे हैं, लखनऊ में चाहे हजरतगंज हो, और इसी तरह से हम कानपुर में बहुत ही पुराने इलाकों से गुजर रहे हैं। तो टीवीएम का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह सुरक्षित है। और जो मकान सेंसिटिव है, उनके नीचे से टीवीएम जा रही है, उनको वहाँ से मकानों को कहा कि खाली करें कुछ समय के लिए, उसका उचित मुआवजा दिया, उनको होटलों में ठहराया गया है। इन सब के बाद हमने जो सुरक्षित मेट्रो का निर्माण है वो लगातार हो रहा है। दूसरे इलाकों से पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली थी और अफसरों ने मौके पर जाकर घरों की मरम्मत करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली थी। लेकिन इस बार मामला बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।